Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 20. मिस्टर योक्रो, पता नहीं, थोड़ा सा अजीब नाम है, अपने इसको मिस्टर जेड लेके चलते हैं भाई, इजी रहेगा. ओके, सो मिस्टर जेड, aged 42 years, a Singapore citizen, visits India for business purpose on regular basis. He was in India for the first time in the year 21-22 for 270 days, in the year 22-23 for 190 days, and in the year 23-24 145 days, and in the year 24-25 155 days. In the current financial year 25-26, he along with his family had came to India on 10th August 2025 for a pleasure trip. तो वो अपने फैमिली के साथ 10th अगस्त 2025 को घूमने आया था इंडिया. His family returned to Singapore on 31st August 2025. However, he stayed back to complete some business commitment and returned to Singapore on 17th November 2025. So family तो 31st अगस्त 2025 को वापस चली गई, बट मिस्टर जेड 17th नवंबर 2025 तक इंडिया में रुका था. उसका कोई बिजनेस कमिटमेंट था, वो सब पूरा करके वो वापस सिंगापुर निकल गया. मिस्टर जेड owns a manufacturing unit in Singapore. He basically comes to India for procurement of raw material. He has appointed Mr. Manish as a dependent agent in Mumbai who procure raw material from India and then export it to Singapore to his manufacturing unit and then sell the finished product there. मतलब बेसिकली मिस्टर जेड इंडिया से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उसको एक्सपोर्ट करके सिंगापुर लेके जाता है. सिंगापुर में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो फिनिश्ड गुड्स सिंगापुर में सेल किया जाता है. तो ये बेसिकली उसका बिजनेस है. एन इनकम ऑफ 8,75,000 was received in Singapore out of this activity in previous year 25-26. तो ये एक्टिविटी करके वो सिंगापुर में 8,75,000 कमा रखा है. He purchased a residential property for 17,50,000 in Indore in April 2021. On getting an attractive deal in November 2025, he sold the property for 26,25,000. He also paid a brokerage of 2% on sale consideration. तो सेल कंसिडरेशन के ऊपर 2% का वो ब्रोकरेज दे रखा है. मिस्टर जेड also purchased a agricultural land in India and leased it out to a tenant. तो एक एग्रीकल्चर लैंड उसका इंडिया में था और वो लीज में दे रखा है उस एग्रीकल्चर लैंड को. टेनेंट शेयर ए पोर्शन ऑफ हिज एग्रीकल्चरल इनकम विथ मिस्टर जेड as consideration for rent of land every year. अच्छा, ये टेनेंट इस लैंड से जो भी एग्रीकल्चरल इनकम कमाता है उस एग्रीकल्चरल इनकम का एक पोर्शन मिस्टर जेड को वो पे करता है एज रेंट. लेट सपोज ये टेनेंट इस एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो जो भी एग्रीकल्चर इनकम कमाता है एक पार्ट, उस एग्रीकल्चर इनकम का एक पार्ट मिस्टर जेड को वो पे करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट. द शेयर in the income from the land for the previous year 25-26 is 6,50,000. तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम का एक पोर्शन जो टेनेंट मिस्टर जेड को देता है वो है 6,50,000 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है. कंसिडरिंग दिस केसेस आपको ये 4 एमसीक्यू सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से. व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेड फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. मिस्टर जेड का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सर? रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से पहले आप मुझे ये बताओ मिस्टर जेड का कैटेगरी क्या होगा, कौन से कैटेगरी में मिस्टर जेड फॉल करने वाला है? इज इट जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी? सर ये जनरल कैटेगरी मानने वाला है. क्यों सर? बिकॉज मिस्टर जेड स्पेशल और अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा है. सर स्पेशल और अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना पड़ेगा. बट यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है मिस्टर जेड इज ए सिंगापुर सिटीजन, हेंस वो जनरल कैटेगरी में ही कवर होने वाला है. और अगर वो जनरल कैटेगरी में कवर होने वाला है इन दैट केस
लेवल 1 का टेस्टिंग ये कहता है कि अगर उसे रेसिडेंट बनना है, लेवल 1 का टेस्टिंग ये कहता है अगर उसे रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस सर दो कंडीशन से, दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन 182 डेज और मोर, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, और पॉइंट बी, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज or more in current previous year and stay in India for 365 days or more in last 4 preceding previous year। सर ये दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। चेक कर लेते हैं करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन के लिए है। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई कर लिया, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। चलो सर एक बार ये देख लेते हैं। सर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया, सर वो इंडिया आया है 10 अगस्त 2025 को और इंडिया छोड़ के जा रहा है 17 नवंबर 2025 को। सो स्टे इन इंडिया सर अगस्त वाले महीने के लिए इंक्लूडिंग 10 अगस्त दैट इज डेट ऑफ अराइवल, उसका स्टे इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो होने वाला है 31 लेस 9 दैट इज 22। सितंबर से सितंबर का पूरा 30 दिन वो इंडिया में था, अक्टूबर का पूरा 31 दिन वो इंडिया में था, और नवंबर का 17 डेज इंक्लूडिंग डेट ऑफ डिपार्चर वो इंडिया में था। सो उसका स्टे इन इंडिया 22 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 17 दैट इज 100 डेज। सो करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया सर 100 डेज है। इट मीन्स सर वो कंडीशन ए तो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, बट वो कंडीशन बी कंप्लाई कर सकता है। करेंट प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टे इन इंडिया है दैट इज मोर देन 60 डेज। सो ये तो कंप्लाई हो गया। अब अपने को सर ये वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा, क्या लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर था। सर लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया हमें दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है सर। ये रहा आपका लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और ये लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 270 डेज प्लस 190 डेज प्लस 145 डेज प्लस 155 डेज दैट इज 760 डेज है। इट मीन्स वो ये वाले पार्ट को भी कंप्लाई कर रहा है। एंटायर पॉइंट बी इज कंप्लाइड, हेंस मिस्टर जेड विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 बाय कंप्लाइंग पॉइंट बी। बट सर बात ये है मिस्टर जेड अभी रेसिडेंट तो बन गया, अब अपने को ये चेक करना है ये जो मिस्टर जेड है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर उसके लिए अपने को लेवल 2 में जाना पड़ेगा। अब अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, आर एंड ओ आर बनना है, आर एंड ओ आर बनना है, सर दो कंडीशन से, दो में से दो कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। 2 of the conditions is required to be complied। सर क्या है दो कंडीशन? पहला कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 preceding previous year and his residential status should be R at least for 2 previous year in last 10 preceding previous year। सर ये दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिस्टर जेड जो रेसिडेंट तो बन चुका है, क्या वो ये दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई कर रहे हैं? सर ये कंडीशन ए तो वो कंप्लाई कर ही रहा है। कैसे सर? सर हमने उसका लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का स्टे इन इंडिया निकाला था सर, वो आया था आपका 760 डेज लास्ट 4। अब उससे पहले वो इंडिया कभी आया नहीं था। इट मीन सर ये कंडीशन तो कंप्लाई हो गया, बिकॉज यहां पर है लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर होना चाहिए, उसका तो 760 डेज है। इन दैट केस वो पहला कंडीशन तो कंप्लाई कर लिया। क्या वो दूसरा कंडीशन कंप्लाई कर रहा है? लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर। अब अगर यहां पर आप देखें फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 एंड फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 उसका स्टे इन इंडिया 270 डेज एंड 190 डेज है। इट मींस आपको नहीं लगता फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 एंड फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर ही होगा, बिकॉज हिज स्टे इन इंडिया फॉर दिस प्रीवियस ईयर इज मोर देन 182 डेज। इन दैट केस फॉर दिस 2 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना ही होना है। इट मींस सर वो
कंडीशन बी को भी कंप्लाई करता है, एंड बाय दैट मिस्टर जेड विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली assume for the purpose of answering this question, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक assumption लेना है that Mr. Z is a non-resident। for this question number 2 आप एक बार assumption ले लो कि आपका Mr. Z एक non-resident है in India for previous year 25-26, would income of 8,75,000 earned through activities of procuring raw materials for manufacturing unit in Singapore is taxable in India। इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स वो प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करके सिंगापुर लेके जाता था और सिंगापुर में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में फिनिश्ड गुड्स बना के उसको सिंगापुर में सेल करता था, और वहां से जो वो इनकम कमाया है 8,75,000 का, क्या ये 8,75,000 मिस्टर जेड के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, कंसिडरिंग मिस्टर जेड एक नॉन रेसिडेंट है। फॉर दिस क्वेश्चन ओनली मिस्टर जेड का एक्चुअल रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? सर मिस्टर जेड का एक्चुअल रेसिडेंशियल स्टेटस है आर एंड ओ आर, बट फॉर दिस क्वेश्चन हम एज्यूम कर रहे हैं मिस्टर जेड का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो एनआर है। कंसिडरिंग एनआर, कंसिडरिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेड एज एनआर, क्या ये 8,75,000 का जो इनकम है वो मिस्टर जेड के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है? सर अगर मिस्टर जेड एनआर है, सर एनआर के हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होता है? सर एनआर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है। सर ये इंडियन इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। तो फिर सर ये जो इनकम उसे हो रहा है, ये जो रॉ मटेरियल वो प्रोक्योर करके सिंगापुर लेके जा रहा था, वहां पर उसको फिनिश्ड गुड्स बना के सेल कर रहा था, क्या इस इनकम को मैं इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया कह सकता हूं? बिकॉज ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं बन सकता। क्या इसको मैं इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया कह सकता हूं? सर ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस से जो इनकम आ रहा है, इस बिजनेस इनकम को मैं इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया कह सकता हूं अगर इस बिजनेस का इंडिया में एक बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। सर पढ़ के तो लग रहा है कि इस बिजनेस का इंडिया में एक बिजनेस कनेक्शन है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करके सिंगापुर लिया जा रहा है, तो इसको हम बिजनेस कनेक्शन कह सकते हैं। सर पढ़ के तो ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। एक बार बिजनेस कनेक्शन का एक्सेप्शन देख लेना, प्लीज एक बार नोट्स चेक कर लेना। बिजनेस कनेक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस थे एंड आउट ऑफ दोज एक्सेप्शन देयर वाज वन एक्सेप्शन। अगर रॉ मटेरियल को इंडिया से प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करके आउटसाइड इंडिया लिया जा रहा है एंड वहां से कुछ इनकम कमाया जा रहा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन। इट मींस दिस बिजनेस डज नॉट हैज एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इट मींस दिस बिजनेस इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। Hence, this business income will not be taxable in the hand of a non-resident, that is Mr. Z. So, your answer will be no, as it is confined to purchase of goods in India for further export, hence not income deemed to accrued arise in India. Purchase of goods इन इंडिया और उसको परचेज करके अगर आप एक्सपोर्ट करके बाहर लेके जा रहे हो और वहां से कुछ कमा रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। हेंस दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ए नॉन रेसिडेंट मिस्टर जेड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, would income arising from transfer of residential property in Indore is chargeable to tax in India in the hand of Mr. Z? If yes, compute the amount of capital gain chargeable to tax. अच्छा, वो जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर जेड ने ट्रांसफर किया था, क्या वो मिस्टर जेड के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सर ये तो बिल्कुल टैक्सेबल होने वाला है। क्यों टैक्सेबल होने वाला है सर? सर जो मिस्टर जेड है ना, मिस्टर जेड का जो एक्चुअल रेसिडेंशियल स्टेटस है दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर इनके हाथ में सब टैक्सेबल होता है, इनके हाथ में सब टैक्सेबल होता है। नहीं सर, मिस्टर जेड का तो रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर था ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए था। ओके, एक्चुअल में उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है दैट इज आर एंड ओआर, और आर एंड ओआर के हाथ में भाई सब कुछ टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबल तो होने ही वाला है मिस्टर जेड के हाथ में इन इंडिया। अब बात है कि आपको कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो मिस्टर जेड के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है सर, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर उसने इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज किया था 17,50,000 में परचेज किया था। इसको उसने सेल किया है 26,25,000 में।
सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है? सर परचेज किया था अप्रैल 2021 में, सेल कर रहे हैं नवंबर 2025 में। सर आई थिंक जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज मोर देन 2 years, हेंस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। ठीक है सर, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को कैलकुलेट करना है। सर इंडेक्सेशन करेंगे या नहीं करेंगे? सर इंडेक्सेशन तभी होगा अगर 3 कंडीशन कंप्लाई होगा। सबसे पहला जो आपका एसएससी है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड हैव बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी बिफोर 23 जुलाई 2024। सर सारे के सारे कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं। सर मुझे लगता है यहाँ पर इंडेक्सेशन करना चाहिए, इंडेक्सेशन नहीं करना चाहिए भाई इंडेक्सेशन होता है एट द टाइम ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन। यहां पर हम इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब टैक्स का कैलकुलेशन करोगे ना भाई तब आपको इंडेक्सेशन करना है। अभी हम टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। दिस इज ए इनकम कंप्यूटेशन। इनकम कंप्यूटेशन के टाइम इंडेक्सेशन नहीं होगा। हाँ जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, अगर जरूरत पड़ा इस क्वेश्चन में, अगर टैक्स कैलकुलेशन आगे करेंगे तो बिल्कुल वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे। और वहां पर अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 20% एंड विदाउट इंडेक्सेशन आपका टैक्स रेट रहने वाला है 12.5%। दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज फॉर टैक्स कैलकुलेशन। फॉर इनकम कंप्यूटेशन आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है भाई। चलो सो कैपिटल गेन कितना होगा? सर सबसे पहले एफबीओसी 26,25,000। अब सर यहां से मेरे को लेस करना है ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज 26,25,000 इंटू 2%। सर ये आ गया आपका 52,500। सर ये ब्रोकरेज मैंने लेस कर दिया। अब यहां से सर मेरे को लेस करना है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 17,50,000। इन सब को लेस करने के बाद जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है दैट इज 8,22,500. This is a long-term capital gain taxable in the hand of Mr. Jed for previous year 25-26. So, yes, long-term capital gain of 8,22,500 is chargeable to tax since he is a resident in India. वो resident है भाई, उसके हाथ में सब taxable होने वाला है, resident and ordinary resident। Okay, next. Last question. Would income earned from agriculture land given on lease is taxable in the hand of Mr. Jed? क्या Mr. Jed के हाथ में ये एग्रीकल्चरल लैंड से जो रेंट आ रहा है वो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मैंने। क्लास में आपको बोला था भागा चासा के बारे में, है ना? दैट इज ओडिया कॉन्सेप्ट भागा चासा, मैंने उसके बारे में आपको समझाया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर वही हो रहा है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, इस एग्रीकल्चर लैंड को जो मिस्टर जेड ने रेंट पे दिया है, अब उस एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे देने से जो भी रेंटल इनकम उसे आ रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। हेंस सच एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर जेड। अच्छा सर एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दे रहा है, तो वहां पर सर हमें ये भी चेक करना रहता था कि जो एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे लिया है वो उस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है। बिल्कुल सर, वो उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज कर रहा है। हेंस दिस rental income from agricultural land will be considered as agricultural income, hence it will be exempt from tax. So no, such income is not taxable, such income is exempt since it is a agricultural income. Sir ये agricultural income है, ये exempt है। So your answers are A, B, D, A, A, B, D, A। With this case scenario 20 is complete. Next मिलते हैं case scenario 21 में। चलो, thank you।